Welcome all. In a blended learning mode, and this is brought to you by DGT, hosted by Nimi Chennai, and this session is co-hosted by NST Calicut, and my name is Prasad. As you are aware, we'll be discussing today the diesel power plant. These pictures you are already aware very much. Portable diesel generator sets. We are seeing in our shops or establishments, institutes everywhere. These are light capacity diesel generator sets. These two are portable also, portable generator sets. Okay. We will be discussing about power plants, diesel power plants today. In this figure, you will be seeing in the left side, which is an old type of item also. It is portable, and in the blue color in the left side, you may be able to see. अभी आप देख सकता है left side पे. अभी नया रूल के अनुसार क्या होता है, तो ये पूरा एनक्लोज्ड होना चाहिए. बहुत सारा नॉइस, वाइब्रेशन बाहर नहीं सुनना. तो उसके लिए एक रेगुलेशन है. रेगुलेशन कौन देता है? द रूल और रेस्ट्रिक्शन इज गिवन बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. When the diesel generator sets are operated, it should be having a maximum noise level. जब ये डीजल जनरेटर काम करता है, उसके लिए मैक्सिमम नॉइस कितना अवेलेबल है वो अभी दिया है रूल पे. सो क्या किया है, अभी नया वाला आने वाला डीजल जनरेटर पे ये एनक्लोजर आप देखा होगा मोबाइल टावर के नीचे, वो एनक्लोजर चाहिए. इट विल बी टोटली साइलेंट. अभी इतना ओपन वाला अभी नहीं परचेस कर सकता और यूज नहीं कर सकता. ओके, सो दिस अभी जो देख रहा है पिक्चर पे वो डीजल जनरेटर सेट है, लेकिन पोर्टेबल और कम कैपेसिटी का है. ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा डीजल पावर प्लांट में भी. हम देखेंगे डीजल पावर प्लांट में क्या क्या ऑपरेशन है, कैसे चालू करता है. अभी आप देखता है एक एक्चुअल डीजल पावर प्लांट का पिक्चर. डीजल पावर प्लांट का पिक्चर अभी देखता है. ओके, ये देखने में राइट एक साइड पे इट इज diesel generator. On the right side where I put a mark now, it is a diesel generator. So अभी ये पिक्चर में आप देखता है 1 2 3 4 डीजल जनरेटर्स, 4 डीजल जनरेटर्स किया है एक प्लान में. तो वो सिंक्रोनाइज किया होगा, सिंक्रोनाइज करके ग्रिड को सप्लाई देता है. और इसी साइड पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकता है अल्टरनेटर. तो अल्टरनेटर कपल किया है डीजल जनरेटर में और डीजल ड्रिवन अल्टरनेटर बताता है उसको. ओके, तो ये रहा हमारा डीजल पावर प्लांट. बहुत सारा नंबर रहेगा और कपल करके सिंक्रोनाइज करके बाहर ग्रिड को सप्लाई देता है. तो ये हो गया बल्क पावर प्रोडक्शन. बल्क पावर प्रोडक्शन का. ओके, व्हाट इज बल्क पावर प्रोडक्शन? हमारा लोअर कैपेसिटी में भी 5 kVA, 10 kVA और 1000 kVA, 5000 kVA, 5000 kVA तक हमारा डीजल जनरेटर्स डायरेक्टली अवेलेबल है. It is directly available, maybe lesser capacity. Lesser capacity is available for operation wherever in the organizations or in the establishments directly. लेकिन पावर प्लांट में तो मेगावाट्स में होगा. 2 मेगावाट, 50 मेगावाट ऐसा पावर स्टेशन होगा. ओके, सो ये रहा पावर प्लांट हमारा कम कैपेसिटी का और बिगर कैपेसिटी का डिफरेंस याद होगा, उसका कैपेसिटी का डिफरेंस. ओके, सो द बल्क पावर आल्सो कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डीजल जनरेटर सेट एंड इट इज ranging from 2 megawatts to 50 megawatts. So what every power station will be having? Every power station will be having alternator, and alternator is driven by prime mover. एनर्जी चेंज होता है. इसी साइड पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है. So the mechanical energy is in diesel engine. The diesel engine is rotated or it is driven by burning of fuel, that is diesel, and alternator will be rotated. Okay,
So this is happening in power plants, bigger power plants. Like earlier power plants, whatever we discussed, same thing is happening. And now we'll be just seeing the breakup in all over India. We'll be seeing कितना power total produce किया है. Okay, so total electric power production is 3,70,000 megawatts. 3,70,000 megawatt है इंडिया पे. उसमें डीजल चकिए तो बहुत कम है. डीजल चकिए तो बहुत कम है. ओके, और बजारा आपको पता होगा अभी भी, लेकिन जो अभी नया आया है उसके लिए मैं बता दूंगा. Coal is the highest section. It is having 54%, and RAS, it is renewable and resources, 23% is available, and nuclear is 1.9%, and hydropower it is 12.4%, gas it is 6.9%. हमको देख सकते हैं बल्क पावर प्रोडक्शन में डीजल का पार्ट बहुत कम है. The total production by the diesel engine driven alternator or power plant comparatively is come in India. Now our point of study will be that why it is like that. क्यों इतना कम है, क्यों हो गया, आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में. अब तो देख लिया स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एंड अभी देख रहा है क्या हमारा डीजल पावर प्लांट. सोचो आपको कुछ पावर चाहिए, आप कोई कंपनी चलाता है. You are running a small company and you require power. Which one you will be able to install? Steam power plant. Steam power आपको इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए खर्चा ज्यादा होगा और कुछ डिफिकल्टी भी होगा. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, अपना कंपनी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए कोई चांस ही नहीं है क्या. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी नहीं है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ओके, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी दिक्कत है, अभी कुछ ही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है. सो वी कैन नॉट थिंक आउट लाइक दैट. सो नाउ if we are running a company and we want small capacity power, the only option for continuous conventional method is diesel power stations. Okay, so diesel power plant is still usable. कम है तो 0.1% बताया, लेकिन 0.1% है तो अभी भी बहुत सारा यूज करेगा वो. ओके, तो हमको अभी देखना है कि डीजल पावर प्लांट है उपयोग कैसा होता है. देखेंगे what is diesel power station. Just a definition, like we'll be telling what is diesel power station. Obviously हमको जानता है उसका प्राइम मूवर क्या होगा. प्राइम मूवर डीजल इंजन होगा. सो जो भी पावर सिस्टम इट इज यूजिंग दिस प्राइम मूवर एज डीजल इंजन. डीजल इंजन हो गया तो उसको बताता है डीजल पावर स्टेशन. सो द कीवर्ड्स डीजल पावर स्टेशन का प्राइम मूवर. ओके, डीजल पावर प्लांट होगा. ऐसा ही बताता है स्टीम. स्टीम से है तो स्टीम पावर प्लांट बताएगा. एंड द प्राइम मूवर, बेस्ड ऑन द प्राइम मूवर वी विल बी टेलिंग द नेम्स ऑफ पावर स्टेशंस. न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर एनर्जी से. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द प्राइम मूवर और द सोर्स ऑफ फ्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दैट विल बी द नेम फॉर पावर स्टेशन. नाउ दिस इज द डीजल पावर प्लांट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस. We are going to discuss different section. उसमें एक होगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम. हमारा फ्यूल तो क्या है, हमारा फ्यूल है डीजल. ओके, एयर भी चाहिए. दूसरा है एयर इनटेक. व्हाई एयर इज रिक्वायर्ड we'll be telling detailedly later. So some air also will be required, and lubrication system. Okay, that is also required. Cooling system is required, and exhaust system. So we all are using all this item, maybe with our small capacity engines also may be there, and automobiles may be there. So all these items are there also. So one by one we are going to discuss. ये है हमारा टोटल लेआउट. ये है हमारा लेआउट. सो डीजल इंजन है एंड जनरेटर भी है. There is a generator. You will be able to see generator. So obviously alternator ही right side पे alternator, and diesel engine is there, and this is the fuel intake system. What is that? Fuel intake system. Okay, so fuel intake system is there, then air intake system, then exhaust system, cooling system, and
This is the lubricating system. So all the systems are available in the diesel engine. We have to discuss in detail. Okay, so that we are going to do now. What are the items available? Before going deep into the details, उनको देखना है advantages क्या है. Advantages. ये डीजल पावर प्लांट बहुत बड़ा कैपेसिटी में इंडिया में कम यूज करता है, लाइक 0.1%, लेकिन कम कैपेसिटी में भी बहुत सारा यूज करता है. सो उसके लिए कुछ एडवांटेज होगा और कुछ डिसएडवांटेज होगा, हम देखना है वो क्या. The design and layout are very simple. आप क्या सोचते हैं? डिजाइन इट इज वेरी सिंपल. सोचो आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करना है. इफ यू आर रिक्वायरिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी बिल्ड, इट इज रिक्वायरिंग ग्रेटर टेक्निकल नो हाउ. बट अभी क्या हो रहा है, तो डीजल इंजन का पूरा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास और ये वाइडली अवेलेबल है. आपको 10 मेगावाट का डीजल पावर प्लांट चाहिए तो उसका रेडी डिजाइन अवेलेबल है. ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है टेक्नोलॉजी का. हमको टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है. वी नीड नॉट गो अराउंड एंड बाय टेक्नोलॉजी, and already it is proven technologies available. We know automobiles are working on diesel power plants and multiple already engines are available. So the design complications are not there. It is very simple. And layout also. What are the auxiliaries required? That is known as layout. So if you are having specific space and if we know the capacity, we can easily build the plant. अभी हमारे पास जानकारी है कितना कैपेसिटी का पावर प्लांट चाहिए. So उसका डिजाइन इजिली अवेलेबल है और आपका जगह कितना जगह आपके लिए अवेलेबल है, तो उसमें लेआउट भी बनाना मुश्किल नहीं है. ठीक है, सो बहुत एडवांटेज है. सो आपके पास चाहते हैं और खर्चा करने का मनी भी है तो आसान है ये बनाना. ठीक है, अभी नेक्स्ट है लेस स्पेस. जनरली डीजल पावर प्लांट का ऑक्सिलरीज नंबर कम है. आप शायद रिमेम्बर करता होगा हमारा स्टीम पावर प्लांट के बारे में. स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर, सुपर हीटर वगैरह ऑक्सिलरीज था और कूलिंग टावर बहुत सारा था. ऐसा ऑक्सिलरीज बहुत सारा था. सेम कैपेसिटी का डीजल पावर प्लांट और अदर पावर प्लांट कंपेयर करें तो डीजल पावर प्लांट का स्पेस कम ही चाहिए. द टोटल स्पेस रिक्वायरमेंट विल बी वेरी लेस फॉर द डीजल पावर प्लांट. ओके, एंड it can be located at any place, and this is the most good thing. If it's a town, अब सोचो एक टाउन है और इतना ज्यादा लोड भी है ये टाउन में, लेकिन आपको ये टाउन के अंदर ही अपना डीजल पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकता है. ओके, सो न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइडल प्लांट और स्टीम पावर प्लांट all cannot be located where the people are living. Okay, so it is located at any place. किधर भी चाहे तो किधर भी प्लेस कर सकता है. इतना ज्यादा स्पेस नहीं लेगा और कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा. ओके, सो नियर टू द लोड सेंटर. व्हाट इज लोड सेंटर? लोड सेंटर ये है, अब सोचो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत सारा इंडस्ट्री है, वो पूरा कंज्यूम करता है, वो उसको बताता है लोड सेंटर. ये लोड सेंटर के आसपास ही हमको डीजल पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकता है. वी कैन इंस्टॉल द डीजल पावर प्लांट very near to the load center. What is load center? I told the load center is the consumer area. If the industrial consumers are more, it will be requiring more power, and it can be located very near to the center. What is the advantage? The transmission cost, distribution cost is very less at any place. If you hydro station, सोचो hydro station remote area, hilly area में डाला था, उधर से ट्रांसमिशन कोस्ट इतना ज्यादा है, पूरा टावर वगैरह उसमें इंस्टॉल करना है. If it is a hydro station, we have to make transmission towers, structures, and kilometers it has to come. So it will be using lot of power, or it is lot of amount it will be spent for the transmission and distribution cost. So this is very easy. It is wherever required, udhar use kar sakta hai, can be installed there. Next it can be started quickly and pick up load in a short time. हम किसके बारे में बताता है? डीजल इंजन के बारे में. सोचो आपके पास डीजल बुलेट है, आपके पास डीजल बुलेट है. सोचो आप चल रहा है सड़क पे और ट्रैफिक आ गया, बहुत बड़ा भारी ट्रैफिक है, तो आप क्या करें? आप स्विच ऑफ करता है. क्यों स्विच ऑफ कर रहे हैं? तो एक बार स्विच ऑफ किए तो भी आसान से स्टार्ट कर सकता है. That is the advantage for diesel engine. It can be started very quickly. There will be very less time for starting. So जैसा हम पर्सनल यूज करता है बुलेट और कार, ऑफ करता है ट्रैफिक में, हम जानता है आसान से स्टार्ट कर सकता है शॉर्ट टाइम में. ये क्यों पावर प्लांट में इतना रिक्वायरमेंट? पावर प्लांट में
ओके, पावर प्लांट में एक आवश्यकता है, सोचो नॉर्मल टाइम में कम पावर रिक्वायरमेंट होगा, नॉर्मल टाइम में एक टाइम में सोचो एक टाइम में पावर कम रिक्वायरमेंट है, अभी सडनली इंक्रीज कर दिया पावर रिक्वायरमेंट में भी, पहला अभी 500 मेगावाट यूज कर रहा है और उसको चाहिए 600 मेगावाट, किधर से लेंगे आप? स्टीम पावर प्लांट चाहिए तो वो बहुत सारा टाइम लगेगा स्टार्ट करने के लिए, बॉयलर चलाने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन डीजल पावर प्लांट आसान से कर सकता है। ओके, सो इट कैन बी स्टार्टेड क्विकली। आपको शायद रिमेंबर किया होगा पीक लोड प्लांट एंड बेस लोड प्लांट। ओके, डीजल पावर प्लांट पीक लोड पे आता है, मैंने बताया था, एक स्लाइड आता है, कुछ लोगों को समझ में आए तो बाद में बताएंगे वो। ओके, अभी नो स्टैंड बाई लॉस, स्टैंड बाई लॉस नहीं है। क्या है स्टैंड बाई लॉस, मैं बता दूंगा। व्हाट इज स्टैंड बाई लॉस? if there is input, that is fuel, it is available and it is using the engine. Okay, so input is there, we are taking now output, हम आउटपुट कुछ यूज करता ही नहीं तो क्या बताएंगे? वो चलाने के लिए कुछ फ्यूल चाहिए, उसको बताता है स्टैंड बाई लॉस। ओके, अभी हमारा एडवांटेज ये है डीजल पावर प्लांट आसान से चालू कर सकता है, तो हमको बता सकता है स्टैंड बाई लॉस ही नहीं, स्टैंड बाई लॉस बहुत बहुत कम होगा। So as it is started very easily, it will be having very less standby losses. So advantage of diesel power plant is it is having very less standby loss. Okay, and the next thing is it is having advantages of less water requirement. Actually पानी चाहिए, पानी चाहिए कूलिंग के लिए, हम बाद में बताएंगे किधर चाहिए, क्यों चाहिए, लेकिन पानी का रिक्वायरमेंट इसमें कम है। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी वेरी वेरी लेस। द डीजल पावर प्लांट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस वाटर। आप सोचेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में बहुत भारी चाहिए और न्यूक्लियर में भी चाहिए पानी, लेकिन डीजल पावर प्लांट में पानी चाहिए बहुत कम होगा, तो एडवांटेज हो। एंड थर्मल एफिशिएंसी, प्लांट का थर्मल एफिशिएंसी ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑलमोस्ट एफिशिएंसी होगा 80 से आगे, 80 85 90 होगा मोटर का, और जो भी ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बता सकता है। ओके, लेकिन डीजल इंजन इट इज ए मैकेनिकल प्रोडक्ट, मैकेनिकल एनर्जी आइटम, its thermal efficiency will be comparatively less, around 30%. The thermal efficiency will be very less, comparatively less to the electrical part. Compared to other steam power plant and all, thermal efficiency will be high. Compared to steam power station, thermal efficiency will be high. Generally, the mechanical systems are having lesser efficiency. Why? अभी सोचो हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन चालू किया तो भी उसमें पावर प्रोड्यूस करता है, आप इंजन टच किया तो बहुत हीट लगाता है ना, so the almost 50 or 60% it is wasted as heat, so that is efficiency is less. अभी स्टीम पावर प्लांट कंपेयर करें तो डीजल पावर प्लांट का थर्मल एफिशिएंसी कुछ आगे है। ओके, वो है इसका एडवांटेज कंपेयरिंग टू स्टीम पावर स्टेशन। अभी डीजल पावर प्लांट में ऑपरेटिंग के लिए स्टाफ बहुत कम ही चाहिए। ओके, कंपैरेटिवली ऑपरेटिंग स्टाफ कम हो गया तो हमको जानकारी है उसका सैलरी कम होगा, इफेक्टिवली पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, एक यूनिट पर होने वाला प्राइस कम होगा। हमारा यूनिट बताएगा किलोवाट आवर पे, जनरली कंपैरेटिवली लेस होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट से, लेकिन और कुछ प्रॉब्लम से ज्यादा होता है उसका पर यूनिट कॉस्ट। Anyway, the operating staff will be less compared to other power plants. Okay. Now हमको देखना है कुछ डिसएडवांटेज भी। हाई रनिंग चार्ज। ओके, अभी देखना है ये डीजल पे चलाता है, आपको जानता है डीजल का प्राइस इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड एवरी टाइम, डे बाय डे और वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, एवरी टाइम इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड, इट इज हैविंग हाई रनिंग कॉस्ट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डीजल। Okay, so that is a main problem of diesel engine और diesel power plant, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। जो यूनिट प्रोड्यूस किया, जो पावर प्रोड्यूस किया, उसका चार्ज इफेक्टिवली इट विल बी वेरी हाई। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ diesel power plant, it is having high running charge. So you know what is capital cost and what is the running cost. The running cost will be very high for diesel power plant. Okay, now next is short time overload capacity. ओके, सोचो हमारे पास 100 मेगावाट का एक डीजल पावर प्लांट है, 100 मेगावाट का डीजल पावर प्लांट है। लो सोचो अभी आ गया वो 110 मेगावाट लोड रिक्वायरमेंट, उस लोड रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गया,
ये लोड बहुत ज्यादा समय ले नहीं सकता। अब लो ओवरलोड बताए तो 100 से 110 बनाया, 10 मेगावाट का अधिक बनाया, वो ओवरलोड है। ये ओवरलोड में भी कुछ समय में भी 30 मिनट्स 1 आवर मैक्सिमम कर सकता है। पूरा समय वो ले गया तो ये इंजन का लाइफ कम होगा। ओके, सो शॉर्ट टाइम कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ दिस डीजल पावर प्लांट इट इज वेरी लेस। उसका कैपेसिटी जितना है वो कैपेसिटी में रन नहीं किया तो वो उसका लाइफ शॉर्ट होगा, वो डिसएडवांटेज है। okay? And power plant can only generate small power. That is the biggest thing. I'll tell. Let us say steam power plant or nuclear power plant. Nuclear power plant, you can produce maybe 1,000 megawatts. 1,000 megawatt almost maybe within few reactors. Within a single reactor, you'll be able to produce 1,000 megawatts. Okay. But when you are coming to this diesel power plant, it will be able to produce maybe 2 megawatt to up to 50 megawatt, maybe up to 50 मेगावाट, 2 से 50 मेगावाट ही प्रोड्यूस करता है सिंगल इंजन। ओके, सो प्लांट का कैपेसिटी बहुत कम है। ओके, द कॉस्ट ऑफ ल्यूब्रिकेशन, अभी इसमें कुछ मूविंग एरिया है, आप शायद जानकारी भी है, पिस्टन जैसा। ये पिस्टन को ल्यूब्रिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ल्यूब्रिकेशन कॉस्ट भी अधिक होगा, उसके वजह से मेंटेनेंस चार्जेस भी ज्यादा होगा। ओके, सो द मेंटेनेंस कॉस्ट आल्सो विल बी वेरी हाई। सो दीज आर द disadvantages of diesel power plant. Okay, now you are getting an idea why the diesel power plant is used for lesser power, but it is widely used still. ऑलमोस्ट लेसर कैपेसिटी के लिए डीजल इंजन बहुत सारा भी यूज करता है। अभी आपको कुछ आइडिया हो गया होगा क्यों, क्योंकि एक प्राइसिंग इतना ज्यादा है, उसके लिए नहीं यूज करता है बड़ा कैपेसिटी के लिए। ओके, आप सोचो एक डीजल पावर प्लांट का पर यूनिट कॉस्ट शायद 15 रुपीज हो सकता है, 15। ओके, इट इज वेरी हाई फॉर द इंडस्ट्री सेंटर। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर हाइडल स्टेशन, दे मे बी सेलिंग एट 4 और 5 रुपीज। एक हाइडल स्टेशन हो गया तो 4 या 5 रुपए पे बेच सकता है, लेकिन डीजल पावर प्लांट का यूनिट कॉस्ट होगा ₹15। इतना ज्यादा है, तो ज्यादा मांगे तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम डीजल पावर प्लांट में ही काम करेंगे, लेकिन बहुत यूज करेगा जिधर भी ये पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकता है। ओके, आपके कोल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बहुत सारा एडवांटेज है, तो जिधर भी ये प्लांट इंस्टॉल कर सकता है। ओके, तो बड़ा यूज के लिए डीजल पावर प्लांट नहीं यूज करता है, लेकिन कम यूज के लिए ये ही यूज करता है मेनली ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, so this is disadvantage site and we are just telling about the site, आपको किधर ले सकता है। अभी पावर रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और दिस स्टीम पावर प्लांट इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। 1,000 मेगावाट और 2,000 मेगावाट इतना रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास, मे बी 100 मेगावाट 200 मेगावाट ही है, तो आई सकता है डीजल पावर प्लांट कर सकता है। ओके, so that's the first thing. And second, mainly the diesel power plants are used as standby units. Standby means, again I told, whenever the requirement is more, then diesel power plant will be used. Okay, so two words you'll be able to remember, one is base load and peak load. ये डीजल पावर प्लांट जब पीक लोड आता है उसी समय यूज करता है, नहीं तो यूज नहीं करेगा। स्टैंड बाई वो हमारे पास इंस्टॉल करके रखे तो नॉर्मल टाइम में नहीं यूज करेगा, जब ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट है। ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट जनरली कब होता है, डोमेस्टिक लोड है तो बता सकता है शाम 6 बजे से लेके मे बी 9 बजे तक होता है। ओके, तो क्या होगा, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। पावर रिक्वायरमेंट जब ज्यादा होता है कि डीजल पावर प्लांट का पावर हम यूज करता है, नॉर्मल समय में नहीं यूज करेगा। मैक्सिमम हम यूज करेंगे हाइडल स्टेशन, जब उसका प्राइसिंग कम है और ज्यादा आसान से वो ले सकता है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डीपीपी। द टू थिंग्स आर, जिधर भी वो इंस्टॉल कर सकता है। ओके, जिधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लोड सेंटर के आसपास बहुत सारा आदमी वो उधर लिविंग करता है तो कोई प्रॉब्लम उधर इंस्टॉल कर सकता है। और नेक्स्ट इज इट इज मेनली यूज्ड एज स्टैंड बाई। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए डीजल पावर प्लांट यूज किए तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो सकता है। तो हॉस्पिटल, रेडियो स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, सिनेमा हॉल, मॉल, बहुत बड़ा मॉल, सभी जगह पे आप ये डीजल पावर प्लांट यूज करता है। और एक टेक्नीशियन के लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, डीजल पावर प्लांट का ऑपरेशन वो करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए। ओके,
So let us go to the next item. We are going to start with the mechanical area. This is, let us see, heat engine. Heat engine है पहला वाला heat engine. Okay. So there are two types of heat engine. There are two types of heat engine. Let us say IC engine. ये नाम आपको मन में रखना है, IC engine. Okay. I'll just highlight. And internal combustion बताता है, उसका एग्जाम्पल है पेट्रोल एंड डीजल इंजन. आईसी इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन है. ये फ्यूल एक इंजन के अंदर आग लगा के उससे एनर्जी लेता है, तो इंटरनल कंबस्शन बताता है. इंटरनल कंबस्शन, वी आर हैविंग इंजन एंड इनसाइड द इंजन द फ्यूल पेट्रोल और डीजल इज गेटिंग इग्नाइटेड और फायर्ड. सो उधर से एनर्जी बनाता है, तो इंजन के अंदर है ये फ्यूल का यूसेज, उसको बताता है आईसी इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन. एग्जांपल बताया हमारा डीजल इंजन उसमें है. और एक्सटर्नल इंजन क्या होगा? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ये होगा हमारा स्टीम इंजन जैसा. स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन जैसा कैसा रिक्वायरमेंट? स्टीम है हमारा रिक्वायरमेंट, स्टीम प्रोड्यूस करना है. स्टीम प्रोड्यूस करना है तो किधर से होगा? एक्चुअली कोल और समथिंग एल्स विल बी फायर्ड. कोल वगैरह फायर करता है, वो पानी को हीट देता है, वो पानी से स्टीम बनाता है. तो कोल बाहर फायर करता है, कोल बाहर फायर करता है और उसको बताता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. सो इट इज सिंपल एज दिस. देयर आर टू टाइप ऑफ हीट इंजन्स, आईसी इंजन्स. एंड अभी ये क्लास में हम इंटरेस्टेड है डीजल इंजन पे. तो डीजल इंजन आ गया आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन में, आईसी इंजन. तो अभी आप देख सकता है ये डीजल इंजन, उसका वर्किंग में शॉर्टली बनाना चाहिए. ये है हमारा डीजल इंजन. आप देख सकता है एक मेन शाफ्ट है, ये शाफ्ट है सेंटर पे नीचे एक शाफ्ट रोटेट करता है, वो हमारा अल्टरनेटर का शाफ्ट में कनेक्ट किया है. ओके. सो अभी आप देख सकता है स्क्रीन में, वो है एक डीजल इंजन का क्रॉस सेक्शन. एक सेंटर पे नीचे एक शाफ्ट है. इन द बॉटम यू विल बी सीइंग ए शाफ्ट व्हिच इज रोटेटिंग. इन द बॉटम इट इज नोन एज द shaft which is rotating the alternator, and that shaft it is rotated by an item known as crankshaft. Okay, crankshaft. अभी इसका ऑपरेशन कम समय में बता देंगे. डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल इंजन में 4 स्टेजेस होता है. बाहर से एयर लेता है. आप सुन लीजिए, पहले एयर बाहर से लेता है. ओके, एयर इज गेटिंग इनसाइड and air will be pressurized. Okay, so air intake will be first and air pressurizing will be the next item, and at the end of air pressurizing in the piston उसमें बहुत सारा प्रेशर होगा. ओके, सो ये मूविंग आइटम है ना, ये मूविंग आइटम बताता है पिस्टन. अभी समय जब ऑटोमोबाइल्स के बारे में बताया तो वो पिस्टन बताता है हमें. सो दिस इज द पिस्टन. ओके, एंड इन द लाइट ब्लू कलर you will be seeing the air is getting inside. In the light blue color the air is getting inside and it will be compressed by the piston. It will be compressed by the piston, and at the end of compression ऊपर से आप देख सकते हैं वो लिखा है फ्यूल. फ्यूल लिखा है and fuel will be injected. Fuel will be injected to the compressed air. compressed air में fuel inject करता है. okay, ये compressed air already hot होगा. ये hot air पे फ्यूल इंजेक्ट किए तो वो एक्सप्लोड होगा, उसमें पावर स्ट्रोक मिलेगा. हमको ये ही चाहिए, पावर स्ट्रोक. वी नीड द पावर स्ट्रोक. द मेन आइटम इट इज नोन एज पावर स्ट्रोक. सो you will be seeing a item or needle rotating like this. In the blue left color it is known as air intake. So what are the stages? First stage I will repeat again, it is the air intake. First air input लेता है, input लेके air को compress करता है. जब पूरा कंप्रेस हो गया, आप देखता है वो रेड कलर आने वाला, उसी समय उसको वो कंप्रेस एयर को फ्यूल इंजेक्ट करता है. जब फ्यूल इंजेक्ट करता है वो आग लगाता है. व्हेन इट इज फायर्ड इट विल बी पुलिंग द पिस्टन डाउनवर्ड्स. पुलिंग द पिस्टन डाउनवर्ड्स, पिस्टन को डाउनवर्ड्स चलाएंगे. ये जब नीचे जाता है उसको बताता है क्या? पावर स्ट्रोक. हमको पावर स्ट्रोक ही चाहिए. तो स्ट्रोक बताए तो एयर इनटेक, प्रेशर एंड फ्यूल इंजेक्शन, and finally the burned gases will be going through the exhaust part. So this is happening in the diesel engine, and diesel engine में हम बताएंगे क्या इसको? compression ignition. okay, so आप देख सकता है ऊपर लिखा है compression ignition. the compression ignition is being utilized in the diesel engine. आप देख सकता है air
इधर इनपुट लेता है एयर। ओके, अभी इसके अंदर एयर हो गया, ये एयर पूरा आ गया तो उसके बाद ये कंप्रेस करेगा, ये फ्यूल इसी साइड पे इंजेक्ट करता है तो आग लगाता है और फिर वापस आता है। ओके, दिस इज हैपनिंग इन दिस आइटम एंड व्हाई इट इज नोन एज कंप्रेशन इग्निशन। एयर इज गेटिंग कंप्रेस्ड, कंप्रेस करके लास्ट फ्यूल उसको इंजेक्ट करता है, उसको बताता है कंप्रेशन इग्निशन। ओके, तो ये पेट्रोल इंजन से कंपेयर किए तो इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं रहेगा, स्पार्क प्लग नहीं रहेगा। आपको ये वर्ड आ जाता है स्पार्क प्लग क्या है, इसमें स्पार्क प्लग नहीं है। ओके, सो आप देख सकता है स्पार्क प्लग नहीं है इसमें। सो ये कैसे चालू किया आप देख सकते हैं, एयर इंटेक किया, अभी वो रिटर्न आ गया और इग्नाइट हो गया और power stroke and exhaust gases outside. So and again diesel engine is known as compression ignition, there is no spark plug। चाहे तो हम पेट्रोल इंजन भी देख सकता है, अभी पेट्रोल इंजन ये ऐसा होगा, इसमें आप देख सकता है उसमें सेंटर पे एक प्लग है, सेंटर में एक प्लग है, इसमें इंजेक्ट नहीं करता है। ओके, इसमें अंदर लेता है क्या, अंदर एयर लेता है, उसके साथ एयर ही नहीं, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर लेता है ये पिस्टन के अंदर। ओके, सो एयर फ्यूल मिक्सचर इट इज टेकन और गिवन बाय द कार्बोरेटर। आप जानता है पेट्रोल इंजन पे एक आइटम है कार्बोरेटर, डीजल इंजन पे नहीं होना चाहिए, वो पेट्रोल इंजन पे कार्बोरेटर रहेगा, ये एयर और फ्यूल मिक्स करके अंदर लेता है और उसको कंप्रेस करता है। जब कंप्रेशन लास्ट होता है उधर स्पार्क होता है। ओके, स्पार्क होता है, तो स्पार्क हो गया तो हमको पावर स्ट्रोक मिलेगा, पावर स्ट्रोक। ओके, सो हियर आल्सो इट इज द ओनली डिफरेंस इज इट इज हैविंग ए स्पार्क प्लग। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का आवश्यकता नहीं है, वो कंप्रेशन इग्निशन है, और पेट्रोल इंजन पे स्पार्क प्लग रहेगा, उसको बताएंगे स्पार्क इग्निशन। ओके, सो ये एरो मूव करता है, इसके साथ साथ आपको चेक कर सकता है ये 1 2 3 पे लिखा है, इधर 1 पे आ गया तो इनटेक है, 1 पे तो इनटेक है, इनटेक तो एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक करेगा, और 2 पे क्या है कंप्रेस करेगा, और 2 के अंत में स्पार्क हो गया, 2 का एंड में स्पार्क होता है, और थर्ड में हमको क्या मिलता है, ये आग लगेगा, आग लगा के पावर स्ट्रोक मिलता है। ओके, पावर स्ट्रोक नीचे आता है, तो यही मेन स्ट्रोक पावर मिलता है। उसके बाद आग लगा के बाकी स्मोक होगा, वो एक्सॉस्ट करना है, एक्सॉस्ट। सो दिस इज द टू ऑपरेशंस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन को हम क्या कहेगा, कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन बताएगा, और पेट्रोल इंजन को हम बताएगा स्पार्क इग्निशन, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग है। इन द petrol engine there will be spark plug and there will be air fuel mixture inside the piston. Air fuel will be the mixer in the piston, so it is given by carburetor, and carburetor is only for petrol engine. Okay, so this is the working of small working of petrol engine। and आप सुना होगा 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक और भी। 4 स्ट्रोक है तो ये चारों स्ट्रोक इनटेक, प्रेशन एंड एक्सपांशन, एक्सॉस्ट, ये चारों सेपरेट स्ट्रोक बनाए तो उसको बताता है 4 स्ट्रोक इंजन। ये 2 स्ट्रोक बताए तो पिस्टन का 2 मूवमेंट में, पिस्टन का 2 मूवमेंट में पूरा होता है, इनटेक होगा, प्रेशराइज होगा, और एक्सपांशन होगा, एक्सॉस्ट होगा। ओके, सो उसको 2 स्ट्रोक इंजन बताता है। तो ये है 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, एंड यू विल बी सीइंग द लेफ्ट साइड इंजन, इट इज अ डीजल इंजन टू 4 स्ट्रोक। ओके, अभी हम देखना है मेन सेक्शंस ऑफ पावर प्लांट। Okay, so we'll be seeing the power plant. Okay, I am not getting any chat, I am unable to give a feedback. So in the item we'll be having a main storage tank. Okay, there will be a main storage tank in the power plant। आप देख सकता है ये हमारा पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट में एक मेन टैंक रहेगा, ये एक महीने के लिए और हफ्ते के लिए जो भी हो, वो मेन टैंक पे स्टोर किया हो, मेन टैंक पे स्टोर करता है फ्यूल, दैट इज डीजल। एंड आज का और अभी का यूसेज क्या है, उसके लिए डेड टैंक बताता है, डेड टैंक। अभी का आवश्यकता क्या है उसको बताता है डेड टैंक। सो डेड टैंक रहेगा। ओके, सो कितना आवश्यकता है अभी हमारे पास, उसके अनुसार ये ऑयल इसी साइड पे डालेंगे, वाल्व होगा और ओवल हो गए तो वापस चलेंगे। ओके, सो दिस इज द आइटम फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम मेन टैंक होना है और डेड टैंक भी होगा, डेड टैंक, और उसके साथ साथ आप
लिख सकता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर तो उसका फिल्टर है, फिल्टर, ओके। और पंप होगा, ये फ्यूल को सप्लाई करने के लिए पंप बेस्ड लिक्विड। सो द मेन सेक्शंस आर फ्यूल सप्लाई सिस्टम में ए टैंक विल बी देयर, दैट इज फ्यूल मेन टैंक, एंड देयर विल बी डेली टैंक एंड filters, that is strainers, and pump to pump the oil. Okay, we will be seeing strainers, seeing the strainers. strainer तो इतना ही है, strainer तो उसका फिल्टरिंग करने का चीज स्ट्रेनर। ये है हमारा ऑयल फिल्टर का एक चीज, हमारा कम कैपेसिटी वाला जनरेटर में और डीजल इंजन में होने वाला आइटम है। ये बड़ा पावर प्लांट में नहीं, कम कैपेसिटी वाला डीजल इंजन के अंदर ऐसा फिल्टर होगा। ओके, ये है क्या, ऑयल फिल्टर, दैट इज डीजल फिल्टर। क्यों डीजल फिल्टर करना है? क्योंकि बाहर से आना फिल्टर में बहुत सारा गंदा चीज होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन द डीजल व्हिच इज बाइंग फ्रॉम द कंपनीज। द डीजल इज नॉट दैट गुड, इट हैज टू बी प्यूरिफाइड। फॉर दैट प्यूरिफिकेशन डीजल फिल्टर्स विल बी देयर। ओके, एंड डीजल फिल्टर्स जो देख लिया वो कम कैपेसिटी का है, लेकिन डीजल पावर प्लांट में ऐसा बड़ा वाला और the bigger strainers will be available. This is also a strainer, bigger capacity strainer. Okay, अभी हम बताएंगे एयर इनटेक सिस्टम। सो अभी आपको जानता है एयर क्यों चाहिए। तो ये पिस्टन के अंदर एयर को कंप्रेस करना है, तो एयर लेना है, वो एयर को कंप्रेस करना, तो एयर चाहिए। तो एयर बाहर का पोल्यूटेड हो सकता है, उसमें डस्ट हो सकता है, तो एयर इनटेक सिस्टम में भी फिल्टर होगा। ओके, सो द एयर इनटेक सिस्टम इज द एयर विल बी टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and it will be compressed before taking the air, उसको फिल्टर करना है, तो एयर इंटर्न में फिल्टर भी होगा। ये एयर फिल्टर का एक पिक्चर है, एयर फिल्टर। ओके, सो फिल्टर रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। तो एयर इनटेक हो गया। अगला है एक्सहॉस्ट सिस्टम। एक्सहॉस्ट सिस्टम, एक्सहॉस्ट सिस्टम आपको जानकारी है, ये क्या, ये है क्या, ये है क्या, या आपने सही बताया, ये है साइलेंसर, ये है साइलेंसर। सो साइलेंसर क्यों चाहिए? साइलेंसर नहीं रहा तो उसमें बहुत ज्यादा नॉइस होगा। सो नॉइस कम करने के लिए साइलेंसर देता है। ये साइलेंसर का और नाम है मफलर। ओके, तो ये साइलेंसर बहुत जरूरी है। क्यों? उसका वाइब्रेशन, उसका साउंड कम करना है। मैंने पहले ही बताया कौन रोल दिया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रूल के अनुसार होना है उसका sound capacity in decibels. So muffler or silencer is being used. Okay, so silencer क्या करता है, उसका साउंड को निकाल देगा और वो एयर का प्रेशर निकालेगा। बहुत सारा bend pipes will be inside the silencer. Actually it will not be a straight pipe, lot of bends will be there. By the bends the pressure will be reduced, the sound will be reduced. Okay, that is the first item about silencer. Also बहुत सारा pollution होता है डीजल पावर प्लांट में। डीजल बर्न किए तो उसमें बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा पोल्यूशन आता है। तो पोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये वर्ड जानकारी जाने चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर। सो टू रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कैटालिटिक कन्वर्टर्स विल बी देयर इनसाइड द एक्सहॉस्ट सिस्टम। एक्सहॉस्ट सिस्टम अंदर क्या क्या होगा, साइलेंसर होगा और कैटालिटिक कन्वर्ट होगा। हमको जानता है डीजल, बुलेट और क्यों भी ऑटोमोबाइल्स हो, उसके लिए हमको क्या चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है। क्या पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट कैसा करता है हमारा ऑटोमोबाइल में? ये है कैटालिटिक कन्वर्टर है, उसके अनुसार वो पोल्यूशन कम करेगा। सो ये डीजल इंजन के लिए भी चाहिए, डीजल पावर प्लांट में भी चाहिए। ओके, एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए ऑयल मेन टैंक एंड द डेली टैंक, डेड टैंक, जो हमने अभी बताया, डेड टैंक। अभी कूलिंग सिस्टम के बारे में, ये कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए, कूलिंग सिस्टम क्यों चाहिए, इतना सारा आप रीड नहीं करना, मैं बता दूंगा क्या होता है। सो इन द कूलिंग सिस्टम एक्चुअली the efficiency is very less. The efficiency of diesel engine it is comparatively very less, maybe 30 to 40%. So बाकी सभी किधर जाता है, वो होगा हीट जैसा। ओके, तो हीट प्रॉपर तरीके में बाहर निकाला नहीं तो उसका लाइफ कम होगा, ओवर हीट होगी। तो कूलिंग जरूर होता है, जरूरत है उसमें। तो बहुत सारा मेथड से जनरली वाइडली एक्सेप्टेड इज वाटर कूलिंग, वाटर कूलिंग। Okay, so water will be circulated through the engine and that water will be taking away the heat. Okay, so it is by the water. अभी एक पिक्चर देखेंगे, एक पिक्चर देखेंगे, इंजन है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या है, वाटर स्टोरेज एरिया है।
So here water is available and this will be circulated and through a pump. Okay, so it is directly cooling the engine. Okay, this is a single circuit cooling system बता सकता है, directly पानी उसको cool कर सकता है. So this is a single circuit diesel power plant cooling system. And in the next item you will be better knowing this item. There are two sections. Okay, in the bottom item it is again liquid cooling or water cooling. There will be two circuits. What are the two circuits? One coolant, it is known as coolant. One coolant will be rotating. आप देखा तो अपना कार में होगा कूलेंट. एक कूलेंट क्या करेगा, इंजन पे रोटेट करते ही रहेगा कूलेंट. ओके, उसके लिए एक पंप भी देता है, पंप. सो देयर इज वन सर्क्यूट. व्हाट इज सर्क्यूट? सर्क्यूट इतना ही, जो भी चीज एक परिपथ में मूव करता है, एक है. तो ये पानी का एक सर्क्यूट है एक साइड में. तो इंजन के कूलेंट, इधर पानी नहीं होगा, कूलेंट होगा कोई और सेपरेट कूलेंट. ये कूलेंट क्या करता है, ये परिपथ में रोटेट करता ही रहता है. ये इसका हीट किधर लेगा, हीट एक्सचेंजर. ये हीट एक्सचेंजर बताया तो आपको इतना जानकारी नहीं होगा, लेकिन ये ऑटोमोबाइल में रेडिएटर है. रेडिएटर ये काम करता है. ओके, अभी आपको शायद अच्छा पहचानता है क्या है हीट एक्सचेंजर. Actually, the radiator sort of things will be working as heat exchanger. So the first circuit, the heat engine is taken by the coolant, and now the coolant will be cooled by the radiator or heat exchanger. The coolant will be cooled by the radiator, and there also water will be there and additional pump will be there. So this is the section of cooling system. Okay, cooling system important है. आप सोचा है तो पानी नहीं है तो ऑटोमोबाइल चले तो क्या होगा, ओवरहीट होगा और ऑल ऑफ अ सडन वो स्टॉप होगा. तो कूलिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है हमारे डीजल पावर प्लांट में भी और नॉर्मल ऑटोमोबाइल जो भी इंजन यूज करता है. ओके, अभी लुब्रिकेटिंग सिस्टम. ये लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्यों यूज करता है उसके बारे में बताएंगे. अभी हम देखा पिस्टन मूव करता ही रहता है, मूवमेंट एरिया है बहुत सारा. तो जब मूवमेंट होता है उसमें फ्रिक्शन होने का चांस है. There are number of moving areas in this engine, like pistons that has to be lubricated properly, and that is created by the lubricating system. Okay, and it is created by lubricating oil. So we will be seeing a picture of the lubrication system. Lubrication system का picture एक बार दिखाएंगे. So our main engine is available here, and engine movement will be there. That will be having lot of friction, and that has to be removed. Heat will be there, and from the storage tank, lubricant oil will be pumped by the pump, and again filter will be there to remove any foreign particle. कोई dust वगैरह कोई भी foreign particles हो remove करने के लिए filter रहेगा. ये क्या होगा, ये हमारा engine से जाके वापस storage tank में आएगा. Okay, so this is the rotation or circuit of lubricating oil, and lubricating oil will be further cooled by a separate section. This is our cooling system. आप already देख लिया है cooling system. ये cooling system engine oil का और lubricating oil का heat लेता है. So this is happening in the lubrication system. There is engine, and the storage tank there is lubricating oil, and that lubricating oil is pumped by the pump, and filter will be available to filter out, and it is moving through the engine and coming back to the storage tank or somewhere, and in the way it will be separately cooled, and it is not the same item. A cooler is a separate part. ये दोनों separate अलग अलग सर्क्यूट है, कूलर का और इंजन ऑयल का और लुब्रिकेटिंग ऑयल का. ओके, ये रहा हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल सेक्शन. अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग सिस्टम. हम नॉर्मली इंजन कैसे स्टार्ट करता है, अपना बाइक है तो पुराने समय किक स्टार्ट करता है. पुराने समय पे किक स्टार्टिंग था. ओके, पुराने समय किक स्टार्टिंग अभी हो गया स्टार्टिंग मोटर के वजह से. ओके, ये मोटर भी नहीं चालू कर सकता डीजल पावर प्लांट में. डीजल पावर प्लांट में क्या करता है, तो ये कंप्रेसर लेता है, एयर कंप्रेस कर से उसके मदद से स्टार्ट करता है. सो देयर इज ए कंप्रेस्ड एयर सिस्टम इन द डीजल पावर प्लांट. एयर को कंप्रेस करेगा. ये कंप्रेस्ड एयर किधर जाता है, वो कंप्रेसर जाता है हमारा पिस्टन के और सिलेंडर में. सिलेंडर देखा ना हमारे पहला एनिमेशन में. इन द सिलेंडर्स this air will be compressed air will be given, and due to that the cylinders will be moving, and after moving it will be automatically started. Okay, so this is known as what, engine starting system. This is our engine starting system. Diesel power plant there will be a separate compressor, and compressed air will be used to start the engine. Okay, so this is compressed air starting system. And in the electrical system अभी हमको जानता है
अल्टरनेटर होगा, इंडिया में जनरेटिंग वोल्टेज 11 केवी पे है, उसमें जनरेट करता है, स्टेप अप करता है इधर, एंड सर्क्यूट ब्रेकर होगा, पावर ग्रिड होगा, सो ग्रिड में चलाता है। ओके, अभी कुछ डीजल पावर प्लांट का कैपेसिटी ऑलमोस्ट इन साउथ इंडिया विल बी सीइंग द capacities of power plants. In Karnataka it is 2 power plants are available like this, in Yelahanka 127 megawatt का, और तमिलनाडु में 106 का, एंड सामरपेटी तमिलनाडु में 105 मेगावाट का, एंड केरला कोड़िकोड पे 96 मेगावाट का, एंड ब्रह्मपुरम also is there in Kerala. So few list of power plants in India which is having generation of diesel power plant. Okay, टोटल कुल मिला के 500 मेगावाट आता है। बहुत ज्यादा साउथ साइड पे आता है इंडिया में, नॉर्थ साइड पे कम कैपेसिटी का है। ओके, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग समथिंग आल्सो इन द डीजल जनरेटर। एक टेक्नीशियन को और भी जानकारी होना चाहिए इन द डीजल जनरेटर सेट, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एक्चुअली वी वर टेलिंग अबाउट बिग बड़ा डीजल पावर प्लांट के बारे में, लेकिन हम थोड़ा बता देंगे डीजल इंजन के बारे में, हमारा टेक्नीशियन ये भी यूज करना होगा। तो ये है हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन। ओके, सो अल्टरनेटर वी नो, एक्साइटर एवरीथिंग वी नो, सो देयर इज ए रेगुलेटर, इट इज नोन एज एवीआर। तो एवीआर तो क्या है? एवीआर ये है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। उसका काम है क्या? जब लोड ज्यादा हो गए तो वोल्टेज कम करने का चांस है, जब लोड ज्यादा है तो उसका वोल्टेज कम करने का चांस है, तो क्या करना है? वो मैनेज करना है। तो वो मैनेज करने के लिए तो कुछ एक्साइटेशन सिस्टम है, उसका नाम है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। This is a schematic of automatic voltage regulator. This is simple regulation system. It is not involving any electronic parts directly. So why I am telling it is just to understand the AVR in alternator, especially when you are seeing the small diesel engines. In small capacity diesel engine में आपको ये देखना आता है, उसका कॉन्सेप्ट अभी बताता था, ये काम कैसा काम करता है। ओके, सो इसमें हम बता देंगे मेन अल्टरनेटर का आर्मेचर। आर्मेचर इधर है, तो क्या है? उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा 415 वोल्ट 11 केवी, जितना भी वोल्टेज इसमें इंड्यूस होता है, ये है अल्टरनेटर का आर्मेचर। दिस इज द armature of alternator, and this side it is the exciter. So exciter is producing the magnetic flux, and armature will be cutting the flux, and EMF will be induced. We know that theory. Okay, now the induced voltage is coming to the load. तो जो प्रोड्यूस किया वो लोड को देता है, 3 फेस हो सकता है, वो लोड को दे सकता है लोड। तो ये रहा लोड को करंट है। सो इसी साइड पे क्या है? करंट है। ओके, तो ये एक्साइटर को किधर से सप्लाई मिलना है? एक्साइटर को क्या मिलना चाहिए? डीसी सप्लाई। ओके, ये डीसी सप्लाई किधर से मिलेगा? इसके आउटपुट से। ये अल्टरनेट के आउटपुट से 3 फेज से रेक्टिफाई करके इसको डीसी बना के एक्साइटर को देता है। क्लियर? सो इसको बताता है सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। दिस इज नोन एज सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। दिस इज नोन एज सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। सो इसमें क्या कैसा होता है? आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो सप्लाई लोड को सप्लाई देता है, और एक्साइटर को डीसी सप्लाई चाहिए, उसके लिए क्या होता है? आर्मेचर का आउटपुट से हम क्या लेता है? रेक्टिफाई करता है। ओके, रेक्टिफाई करता है और डीसी एक्साइटर को देता है। ओके, ये है जनरल फर्स्ट वर्किंग। अभी हमको बताना है एक्साइटर कैसे काम करता है। एक्साइटर अभी मैं बताऊंगा। सोचो ये लोड इंक्रीज हो गया, लोड इंक्रीज हो गया। सोचो हमारा लोड इंक्रीज हो गया, लोड इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? ज्यादा करंट लेगा, ज्यादा करंट लेगा, ज्यादा करंट ले गया तो हम देख सकता है इधर एक रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मर। दिस इज द रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मर। ये रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मर का एक टर्न इधर है। ओके, दिस इज वन टर्न इन दिस सर्क्यूट। There may be a small number of turns. It is not a single turn always. It is a small number of few turns will be there. So these few turns will be carrying the current. So ये ऊपर वाला टर्न में पूरा लोड करंट आता है। ओके, ऊपर वाला टर्न में पूरा लोड करंट आता है, इधर पूरा लोड करंट आता है। जितना ज्यादा करंट है, जितना ज्यादा लोड है, उसके अनुसार इधर इसी साइड पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। ओके, जितना ज्यादा लोड है उसके अनुसार ये सेकेंडरी पे, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि करंट ज्यादा है। ये लाइन पे ज्यादा करंट है, इधर वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है, वोल्टेज ज्यादा होगा।
सो जितना करंट ज्यादा है, करंट जितना ज्यादा है लोड में, उतना वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। जितना वोल्टेज ज्यादा ये तीनों मिलता है, ये इसका आउटपुट भी ज्यादा होगा। ओके, सो एज द वोल्टेज, एज द लोड इज इंक्रीजिंग, एक्साइटर इनपुट ऑल्सो विल बी इंक्रीजिंग। एक्साइटर का डीसी भी ज्यादा होगा। एक्साइटर का डीसी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारा आर्मेचर का वोल्टेज बढ़ेगा। ओके, अभी आपको शायद समझ में हो गया होगा, लोड ज्यादा हो गया तो क्या होता है, हमारा और अल्टरनेटर का वोल्टेज बढ़ेगा। ओके, आई होप यू आर क्लियर। आई जस्ट टेल वंस अगेन इफ इट इज नॉट क्लियर, आई एम नॉट गेटिंग एनी फीडबैक। सो द कंडीशन इज देयर, आई एम बताता है कंडीशन, लोड इंक्रीज करता है। ओके, व्हेन लोड इज इंक्रीजिंग what happens, the current will be increased. When the current is increasing, voltage in the secondary will be more. Voltage in the secondary will be more. Okay, when the voltage is more, it will be having more DC to the exciter. So when the load is more, automatically alternator का voltage ज्यादा बढ़ता है। exciter का voltage बढ़े तो ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, आपको जानकारी है। अभी दूसरा जगह भी बता सकता है, सोचो अभी ये पूरा लोड कम हो गया, लोड कम हो गया तो क्या होगा, करंट कम होगा। ओके, लोड कम हो गया तो करंट कम होगा। ऑटोमेटिक हमको क्या चाहिए, ये वोल्टेज कम होना चाहिए। आर्मेचर का वोल्टेज कम किया तो अच्छा होगा। पूरा लोड कम हो गया, ज्यादा लोड अभी कम हो गया तो क्या होगा, करंट कम होता है, ये साइड का वोल्टेज भी कम होगा। ये वोल्टेज कम हो गया तो ये डीसी वोल्टेज भी कम होगा। ओके, डीसी कम वोल्टेज हो गया तो एक्साइटर का वोल्टेज कम होता है। एक्साइटर का कम वोल्टेज कम हो गया तो आर्मेचर में इंड्यूस करने वाला वोल्टेज भी कम होगा। ओके, सो ये रहा हमारा एक्साइटर और एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का फंडामेंटल सर्क्यूट, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, so this is automatic voltage regulator in the alternator. We have seen like this, and actually हमारा कैलिकट के आसपास एक डीजल पावर प्लांट है। लास्ट ईयर CATS बैच हैज गॉन देयर, and I will interested to share something regarding this. अभी बहुत सारा बता दिया डीजल पावर प्लांट के बारे में, बट प्रॉब्लम ये है डीजल का कॉस्ट का बारे में। डीजल कॉस्ट इट इज वेरी हाई, और वी हैव गॉन फॉर इंडस्ट्रियल विजिट इन Calicut. It is having 96 megawatts of production. Okay, 96 megawatts प्रोड्यूस करता है। मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस उधर शेयर करना चाहता है। उसका सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें 18 सिलेंडर था। हम तो बाइक में एक सिलेंडर यूज करता है, लेकिन इधर 18 सिलेंडर यूज करता है। ओके, और उसका स्पीड जनरली होगा, इसका स्पीड होगा जनरली 500 आरपीएम। ये स्पीड डीजी सेट का स्पीड होता है जनरली 500 आरपीएम। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है, ये डीजल engine, their engine, it is using two fuels. Okay, in that power station, in the diesel power plant, they were using two types of fuels. Two types of fuel means one is diesel and one is LSHS. Okay, अभी हमको बताना है क्या है LHS. हम बताएंगे in the visit, industrial visit, we have seen in the power plant there were two fuels, not only diesel is there, and one more thing is there, LSHS. Actually, it is known as low sulfur high stock. Actually, it is a byproduct of petroleum only. Petroleum का एक product है, diesel है ये, लेकिन उसका समाने में एक product है। बहुत सारा इनकम्बल आइटम है, उसको प्राइसिंग कम है, वो है एडवांटेज। तो इसमें क्या करता है, तो डीजल से शुरू करेगा, डीजल से स्टॉप करेगा, लेकिन उसमें चालू करने के समय उसका फ्यूल होगा LSHS. Okay, so in every diesel power plant you cannot expect what diesel to be the main fuel. Diesel may be the fuel. To reduce the pricing, diesel will be used for the starting and stopping only. In between, this is the one of the example, it is LSHS. Otherwise it can be natural gas also. It can be natural gas also. So मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, ऐसा और भी फ्यूल हो सकता है। मेन फ्यूल डीजल नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको बताएगा डीजल पावर प्लांट। ओके, अभी एक्साइटर का, वो एरिया का एक्साइटर का भी हम देखेंगे क्या है उसका कंडीशन। द एक्साइटर स्पेसिफिकेशन इज 76 वोल्ट। उधर देखा हमने एक्साइटर का 76 वोल्ट है, 9.1 एम्पियर।
इसने पूछा था कितना है एक्सेटर का कैपेसिटी एंड ऑल. इट इज हैविंग 76 वोल्ट 9.1 एम्पियर एंड द एक्सेटर का 400 एम्पियर भी चल सकता है. 400 सो 76 और 146 वोल्ट आता है. 400 एम्पियर तक वो ले सकता है. आरपीएम देखा मशीन का 500 आरपीएम है. सो ये स्मॉल रिपोर्ट है हमारा. अभी हम बताएंगे क्या क्या है. ये डीजल पावर प्लांट का फाइनल स्टेटमेंट ऐसा होगा. उसमें होगा 2 to 5 मेगावाट कैपेसिटी चाहे तो. पूरा जगह में ये नहीं यूज करता है, लेकिन कम कैपेसिटी में डीजल पावर प्लांट वाइडली यूज करता है. 2 to 50 megawatt we are using diesel power plant. In case of 1000 or 2000 of megawatts, diesel power plant may not be recommended. And the standby, it is mainly used as standby. The diesel power plant, it will be mainly used as standby systems only. Okay, because the pricing it is very, that is a main disadvantage. The pricing is very high. The unit cost will be high. Still, advantage is that it can be installed anywhere. आपके remote area में उसको बताएंगे islanding. Okay. पावर आइलैंड एक इंपॉर्टेंट है, नाम बताएंगे. पावर आइलैंडिंग. पावर आइलैंड तो क्या है? कोई ग्रिड नहीं है. सोचो हमारा एक पूरा जगह है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई ही नहीं है. ओके, ये सप्लाई ही नहीं है तो कुछ एरिया के लिए हमको पावर दे सकता है डीजल इंजन से. ऐसा एरिया को हम बताएंगे पावर आइलैंड. तो बताता है ना. तो पावर आइलैंड में डीजल इंजन और डीजल पावर प्लांट बहुत सारा यूज कर सकता है. नाम आप चेक कर दीजिए. इट इज नोन एज पावर आइलैंड्स. ओके. एंड मोबाइल पावर जनरेशन में जो इस शिप में बहुत सारे यूज करता है. इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को जॉब मिलता है उधर शिप में. माराइन इंजिन्स, इट विल बी यूजिंग डीजल इंजिन्स माराइन शिप्स में. और रेलवे में हमारा डीजल इंजन यूज करता है बहुत सारा. एंड दिस इज द फाइनल थिंग. पीक लोड यूज करता है. ये यूज करता है पीक लोड जैसा. ओके, पीक लोड और बेस लोड हमने पहले बता दिया है. जब लोड का डिमांड ज्यादा आता है उसी समय चालू करने को बताता है पीक लोड पावर प्लांट. एंड पीक लोड नहीं तो बेस लोड बताएगा हमारा हाइडल स्टेशन वगैरह. यही हमारा डीजल पावर प्लांट का यूसेज. ओके, so this has been referred from the diesel NIMI textbook portion and power station. I will be putting this PPT in alternator class, and shortly this video will be available on YouTube channel also. Hope it was interesting. Keep your feedback. Thank you.